बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में। उससे पहले हम जो साइड कर रहे थे, जो हमने 4 चैप्टर तक कंज्यूमर बिहेवियर तक किया था, हम कंज्यूमर की साइड कर रहे थे, यानी कि ख़रीदने वालों की साइड देख रहे थे हम। 5th चैप्टर तक वो हम देख रहे थे कि जो ख़रीदने वाले हैं कंज्यूमर्स, वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो चीज़ को क्या सोच के लेते हैं। जब उनकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है, यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन जब उनकी मैक्सिमम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़, जो भी चीज़ खरीदनी है उसको परचेज़ करते हैं। तो अब हमने मीट के बाद जो स्टार्ट किया है वो हम प्रोडक्शन की साइड पे आ गए हैं, प्रोड्यूसर की साइड पे, कि प्रोड्यूसर क्या देखता है। प्रोड्यूसर जो है वो किस चीज़, किन चीज़ों से चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और किस तरह वो प्रोडक्शन के बारे में सोचता है। तो ये सारी प्रोडक्शन की साइड को हम रीड करेंगे अब। तो इनमें सबसे जो फर्स्ट है लॉज ऑफ रिटर्न। सबसे जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रीड किया था उससे नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिटर्न्स। तो इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और लॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इन्हें लॉज ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं और लॉज ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं। लॉज ऑफ कॉस्ट का मैं आपको बताती हूँ किस तरह बोलते हैं, और लॉज ऑफ रिटर्न्स का भी। लेकिन इनको 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को इसकी आसानी के साथ समझ आ जाए। ये लॉ एक ही बनता है, कंबाइन लॉ बनता है उसका। लॉज ऑफ रिटर्न्स के नेम से 3 लॉज जो हैं इनको कंबाइन करके एक कंबाइन लॉ बनता है, जो लॉज ऑफ रिटर्न्स है या लॉज ऑफ कॉस्ट है, जिसको देख के प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है। मतलब इन तीनों को कंबाइन देख के फिर वो प्रोडक्शन जो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को इसकी आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नेम देखें, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, जब जो प्रोड्यूसर है उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, उसको कॉस्ट कम लग रही है। रिटर्न कब उससे ज़्यादा मिलेगा, जब उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम होगी। जो वो प्रोड्यूस करने के लिए पैसे लगा रहा है उसे कम पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसे रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगा। उसे नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। जब जितने इसका नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी इसे बोलते हैं। तो यानी कि जितनी वो कॉस्ट लगा रहा है उतना उसे रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न सबसे लास्ट जो है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। जब रिटर्न डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जब रिटर्न जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, रिटर्न कम से कम मिलना शुरू हो जाए। डिक्रीज का मतलब कम से कम मिलना। तो जब रिटर्न कम से कम होना शुरू हो जाए तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि कॉस्ट उसको ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे उसे रिटर्न कम से कम मिल रहा है। तो ये तीनों आपस में इसलिए लिंक्ड है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करें, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, क्योंकि अक्सर मैं वर्ड्स इन चीज़ों को डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को शायद समझना है, इसलिए मैं पहले इन पॉइंट्स को आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर दैट कैन बी चेंज लाइक लेबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो वहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स को रीड किया था, लैंड, लेबर वगैरह। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे थे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी रीड की। कुछ ऐसे थे जो हमारी अथॉरिटी में थे, उनको हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे लेबर लिया गया है वेरिएबल फैक्टर के तौर पे। तो लेबर जो है उसको अगर कोई प्रोड्यूसर है वो चाहे तो 2 लेबर लगा सकता है, चाहे तो 10 लेबर लगा सकता है। लेबर उसकी अथॉरिटी के अंदर है कि वो लेबर्स को ज़्यादा वेजेस दे के लेबर्स को ज़्यादा ले सकता है, ज़्यादा लेबर्स को हायर कर सकता है। तो फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो फिक्स होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक फैक्ट्री उसने बना ली तो उसकी जो लैंड है वो फिक्स है। अब वो लेबर्स उसमें ज़्यादा लगा सकता है, लेकिन जो उसका लैंड है वो फिक्स्ड है। फिक्स फैक्टर फिक्स होता है अनटिल और अनलेस, जब तक वो उसे नया खरीदना, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकता, खींच के बढ़ा नहीं सकता। उसे नेक्स्ट है मार्जिनल। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट अकेला नहीं आता, जब भी आता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट रीड किया था मार्जिनल यूटिलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ से अगर, एक पेन से अगर एक पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या एक पानी के गिलास से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो दूसरे पानी के गिलास से जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मार्जिनल में आ जाएगी। उसका जो फ़र्क होगा, पहले और दूसरे गिलास का जो फ़र्क होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी में आ जाएगा।
अब यहाँ पे मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल जो एग्जैक्ट वर्ड है इसका नहीं, इसका है चेंज फॉर एवरी नेक्स्ट यूनिट, जितना चेंज आ रहा है हर अगले यूनिट तक वो मार्जिनल है। मार्जिनल यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन की साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जहाँ पे होगा उसको हम MP से शो करेंगे, MP से, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी को हमने शो किया था MU से, ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम शो करेंगे MP से। TP माइनस TP2 माइनस TP1 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि TP2 से TP1 तक जाते हैं जो डिफरेंस है 1 से 2 तक जो उनका डिफरेंस होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। TP क्या है? टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन जितनी होगी 2 लेबर्स अप्लाई करने के बाद जितनी 1 लेबर अप्लाई करने के बाद, तो दोनों का जब फ़र्क होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? MC इससे डिनोट करेंगे इसे। और ये इसको कैसे फाइंड करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट जितनी वेजेस दे रहे हैं आप वर्कर्स को, उनकी उसी वर्कर की वेज को और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि उसको हम जितनी वेज दे रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और उसको जितनी हमें प्रोडक्शन, हम फ़र्ज़ करो हम प्रोड्यूसर हैं, जितनी हम जो वेज है दे रहे हैं लेबर को, और लेबर जितनी हमें प्रोडक्टिविटी दे रहा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि इतनी कॉस्ट हम उसके लिए बेयर कर रहे हैं, जैसे इतनी वेज दे के इतनी प्रोडक्टिविटी उससे ले रहे हैं तो इतनी कॉस्ट जो है हम उसकी बेयर कर रहे हैं। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होगी? एवरेज प्रोडक्टिविटी है टोटल प्रोडक्टिविटी या टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट मतलब जो वेरिएबल हम लगा रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल याद रखें, वेरिएबल चेंज का नाम है। वेरिएबल वर्ड जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो चेंज है, जो चेंज चीज़ें होती हैं। जैसे कि वेरिएबल फैक्टर में हमने डिस्कस किया लेबर जिनकी हम क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर में डिस्कस किया लैंड जिसकी क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है। इनपुट क्या था? इनपुट हमने रीड किया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इनपुट हैं, उनको लगाएंगे, इन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। तो वेरिएबल इनपुट कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है लेबर, और फिक्स्ड इनपुट है हमारे पास यहाँ पे लैंड। फिक्स्ड इनपुट यहाँ पे कौन सा है हमारे पास? जिनको हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड है हमारे पास लैंड है, और वेरिएबल इनपुट जो हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो लेबर है। तो हम जितने टोटल प्रोडक्शन है उसको वेरिएबल इनपुट पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल इनपुट की जगह मैंने लेबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वेरिएबल जो फैक्टर है वो कोई और भी हो सकते हैं। जैसे हमने कैपिटल रीड किया तो वो भी वैरी कर रहा था, हम कुछ पैसे लगा के भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा कैश लगा के भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेबर मेंशन नहीं किया। वेरिएबल इनपुट की जगह पे लेबर कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के लिए एग्जांपल्स रेडी की हैं आपकी बुक से ही बिल्कुल मैंने उनको विड्रॉ किया है, तो इसलिए वो लेबर की ही मैंने ली है आप लोगों के लिए, कैपिटल की नहीं ली। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल फैक्टर लिया है और एक फिक्स फैक्टर लिया है लैंड। तो हम फर्स्ट लॉ पे मूव करें, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। मैंने सिर्फ इस लॉ की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है और किसी भी लॉ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जब रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो कॉस्ट, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम से कम हो रही है। तो ये सबसे पहला लॉ है इसका, लॉज ऑफ रिटर्न में सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो ये है, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, जब मज़ीद से मज़ीद यूनिट्स लगाए जाएँ। जैसे हमने एक यूटिलिटी में डिस्कस किया, एक गिलास पानी पीने के बाद हम दूसरा गिलास पानी पी रहे हैं, दूसरे गिलास के बाद तीसरा गिलास पानी पी रहे हैं, तो यानी कि हम मज़ीद से मज़ीद उसमें एडिशन करते जा रहे हैं। तो इस तरह वेरिएबल फैक्टर को जब हम मज़ीद से मज़ीद एम्प्लॉय किए जाएँ, यानी कि एक लेबर लगाया, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लेबर है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है। तो आपको इस चीज़ से माइंड में आ रहा होगा, ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर है, तो वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लेबर है। जितना लेबर को हम मज़ीद से मज़ीद एम्प्लॉय करते हैं, यानी पहले एक लेबर उस काम पे लगाया, फिर दूसरा लेबर लगाया, फिर थर्ड लेबर लगाया, फिर फोर्थ लेबर लगाया, उन हर एक जो लेबर है उसको लगाने के बाद हमें जो रिटर्न है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाए। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एट अ हायर रेट, द टेंडेंसी ऑफ अ मार्जिनल रिटर्न टू राइज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल्स।
तो यहाँ का मतलब ये है कि जब जैसे जैसे हम एक मज़ीद से मज़ीद यूनिट्स लगाते जाएंगे, वैसे ही आपकी प्रोडक्शन जो है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता जाएगा, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की डेफिनेशन लिखी है, वो भी आपकी बुक से नहीं लिखी है, तो इसलिए आप कहेंगे अपनी बुक से लाजमी हल के लीजिएगा, उस पर ज़्यादा बेटर होगी। इससे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की है, क्योंकि जैसे आप मोर से मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स के लगाते जाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कांस्टेंट रिटर्न में। सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की डेफिनेशन में ऊपर से यही होगी, जैसे आप एक मज़ीद से मज़ीद यूनिट लगाते जाएंगे तो आपका क्या होगा कि वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन फिक्स, यहाँ पे वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन फिक्स, दूसरे फैक्टर्स लैंड को फिक्स रखेंगे, तो क्या होगा, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन था यहाँ पे, वहाँ पे देयर इज़ नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होगा उसकी डेफिनेशन में कि आप जैसे मज़ीद से मज़ीद यूनिट्स लगाते जा रहे हैं लेबर के, आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो थर्ड लॉ कौन है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होगा, जैसे आप मज़ीद से मज़ीद यूनिट्स लगाए जा रहे हैं तो आप लेबर के लैंड आपकी फिक्स है, तो उस वक्त में क्या होगा, देयर इज़ डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एट अ हाई रेट, कि वहाँ आपकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद यूनिट लगाने से डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ये डिक्रीज़ क्यों होती है, जैसे हम मज़ीद लेबर में मज़ीद लगाने की प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज़ हो रही है, उसका यह है कि कैपेसिटी एक जगह की उतनी ही होती है कि उस पर एक लिमिट से ज़्यादा वर्कर्स नहीं लगाए जा सकते। जैसे कि एक यहाँ पे उन्होंने जो लैंड दिया हुआ है फिक्स सेक्टर, तो लैंड पे अगर काम करना है 10 हेक्टर्स लैंड है तो उस पर, अब इस मिसाल को गौर से सुनिएगा, अगर 10 हेक्टर्स लैंड है उस पर एक लेबर लगाया जाए, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 है, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 है, वो अपनी फुल एनर्जी लगा रहा है उस 10 एकड़ के लिए या 10 हेक्टर्स के लिए, जितना भी वो एरिया बनता है उसके लिए वो फुल एनर्जी लगा रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी 100 है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी 100 है, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी 100 है, क्योंकि वो लेबर सिर्फ एक ही है। अगर एक और लेबर ऐड कर दी जाए, मतलब अब उसी लैंड पे 10 हेक्टर्स पे 2 लेबर काम कर रहे हैं, अब दोनों ने मिलकर वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितनी दी, 250। पहले एक कितनी दे रहा था 100 और दूसरा कितनी दे रहा है, अब दोनों मिलकर कितनी दे रहे हैं 250। तो अब देखिए 250 में से 100 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब है 150, पहले की प्रोडक्टिविटी 100 थी और जब दूसरा साथ मिल गया तो प्रोडक्टिविटी 150 उसकी हो गई, तो दोनों ऐड होके 250 टोटल प्रोडक्टिविटी हो गई। इसकी यहाँ पे एक टेबल भी गिवन होगा, तो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं लिखी लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी लिखी है। 10 हेक्टर्स लैंड है और आप उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी 100 है एक लेबर लगाने के बाद, जब उस पर सेकेंड लेबर लगाया उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी 250 हो गई, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले कितनी थी 100 थी और अब 150 हो गई, यानी कि अब 250 में से 100 माइनस करें तो मतलब कि दूसरे पर्सन ने जितना एडिशन दिया टोटल प्रोडक्टिविटी में, दूसरे लेबर ने जितना एडिशन दिया टोटल प्रोडक्टिविटी में, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। उससे नेक्स्ट देखें, अब 3 लेबर्स लगा दिए उन्होंने, उसी फिक्स ज़मीन पे 3 लेबर्स लगा दिए उन्होंने। 3 लेबर्स लगाने के बाद क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन 450 मिली। टोटल प्रोडक्शन 450 कैसे मिली, अब देखिए एक 100 दे रहा था प्रोडक्टिविटी, दूसरे ने 150 दे दी। अब 250 में से 450 माइनस कर देंगे हम, 450 में से 250, मतलब कि जो बड़ी है उसको ऊपर रखेंगे, 450 में से 250 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 मिल के 250 दे सकते थे, 2 मिल के कितनी प्रोडक्टिविटी दे सकते थे टोटल 250। अब तीसरा आ गया, तीसरे ने प्रोडक्टिविटी को 450 तक ले गया, मतलब उसने 200 प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। उसने पहले इंक्रीज की थी 150 प्रोडक्टिविटी, पहला 100 ले रहा था। अगर यहाँ पे 200 होता, अगर यहाँ पे 200 होता, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 होता तो इसका मतलब है इसकी प्रोडक्टिविटी 100 है, यहाँ पे 3 होता। इसका क्या मतलब होता कि पहले की प्रोडक्टिविटी जो थी 100 थी, दूसरे की भी 100 है, उसने 100 इंक्रीज किया है। 2 लोग लगा दिए उन्होंने 200 दे दिया है, 3 लोग लगा दिए उन्होंने 300 दे दिया, मतलब हर बंदा 100 ही इजाफा कर रहा है। टोटल प्रोडक्शन में कितना हर बंदा इजाफा कर रहा है 100 ही। लेकिन अब क्या किया है, पहला बंदा 100 प्रोड्यूस कर तो उसने 250 कर दिया, इसका मतलब है दूसरा जो है वो 150 इजाफा कर रहा है, तीसरा जो है वो 200 इजाफा कर रहा है, मतलब उसने टोटल प्रोडक्टिविटी 450 दे दी। तो इस तरह इसको माइनस करते हैं, 700 में से आप
450 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा आपका। 4% की प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 250 है। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि हर अगला यूनिट लगाने से जो प्रोडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, हर अगला यूनिट लगाने से जो प्रोडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे इसे नेक्स्ट आ जाएगा 300। तो ये सारा अब जो चेंज आ रहा है उसमें मार्जिनल कॉस्ट आप निकाल लीजिएगा। वेजेस 500 सब लेबर्स को दे रहे हैं, तो वेज डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा आपके पास। उसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 3.3 आएगा। उसे नेक्स्ट करेंगे तो 2.5 आएगा आई थिंक। नेक्स्ट उससे देखें इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेजेस पे डिवाइड करें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, तो 250 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1.7 के राउंड अबाउट आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे अब आपको समझ आई है इस चीज़ की कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, वो हर एडिशनल यूनिट का चेंज है। टोटल प्रोडक्शन जितनी प्रोडक्शन सारे प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न इस तरह है कि हर अगला पर्सन आके प्रोडक्शन में इजाफा ही कर रहा है। पहले ने आके 100 प्रोडक्शन की, दूसरा आके अपनी फुल एबिलिटी लगा के 150 का इजाफा कर रहा है, तीसरा आके 200 का इजाफा कर रहा है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में देखें, चौथा आके 250 का इजाफा कर रहा है, पांचवा आके 300। यहाँ तक जो प्रोड्यूसर है वो लगाता रहेगा, लेकिन उसे पता है जब अगला आ रहा है ना तो वो बेहतर ही दे रहा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा दे रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ गया। तो इंक्रीजिंग का ये टॉपिक यहाँ तक था। तो अब मार्जिनल कॉस्ट आप डिवाइड करें तो ये निकल आएगी। अब इसका मार्जिनल कॉस्ट का भी अलग से कर्व बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बनाया है, मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व। मैंने इसको सारे पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया, आप बुक से देख लीजिएगा, बुक पे आपका ये बना हुआ होगा, आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। इस साइड पे आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के डिजिट्स लेने हैं, यहाँ पे जो ये वाले हैं ये वाले डिजिट्स, और यहाँ पे लेबर आपने लेनी है 1 2 3 4 5 तक लेबर आपने लेनी है, और आपने ये ड्रॉ करना है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये रिटर्न से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है तो रिटर्न हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये रिटर्न को शो कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट को शो कर रहा है। तो इसका ये पार्ट 1 था, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए रेडी किया हुआ है सारा PDF फाइल, मैं आपको कंबाइन सेंड कर रही हूँ, लेकिन इसकी डिस्कशन मैं आपसे कल शेयर करूँगी इसे नेक्स्ट टॉपिक्स की। लेकिन आप लोग ये माइंड में रखें कि जो इसकी डेफिनेशन है मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग की यहाँ पे बताई है, उससे नेक्स्ट डेफिनेशन है आप बुक से देख लीजिएगा, कांस्टेंट की भी और डिक्रीजिंग की भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन होंगी इनकी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने टेबल और जो डायग्राम्स बनाने हैं आपने उनकी एक्सप्लेनेशन लाजमी करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़नी है आपने टेबल्स और डायग्राम्स की। आप लोग वो छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स पे बहुत इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का, और आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बुक में हर चीज़ गिवन है। अजम्पशंस वगैरह भी देख लीजिएगा एक नज़र, आप अपनी आपकी बुक में हर चीज़ होगी। तो ये जो तीन लॉज हैं उन्होंने अलग अलग सेपरेट इनको डिस्कस किया हुआ होगा, फिर कंबाइन मैं भी थोड़ा सा इसी वे में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।